नमस्कार, मैं रविश कुमार। अरब देशों के दबाव में चंद घंटे के भीतर बीजेपी ने 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी। एक प्रवक्ता को पार्टी से निकाल दिया तो दूसरे को 6 साल के लिए निलंबित किया। अरब देशों का दबाव नहीं होता तो इन प्रवक्ताओं के बयान को 10 दिन से ज्यादा हो गए इनकी निंदा हो रही थी, मगर बीजेपी ने कभी एक्शन नहीं लिया। इस कार्रवाई के बाद भी रविवार को 3 देशों ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर ऐतराज जताया और कुछ देशों में सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का भी आंदोलन चला। आंतरिक मामलों में बाहरी दबावों को ठुकराने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक मामलों में दबाव स्वीकार कर लेगी, इससे समर्थक से लेकर आलोचक भ्रमित हो गए हैं। जो खबर पूरी दुनिया में साझा हो रही है, उस खबर को हिंदी के अखबारों ने कैसे छापा है, उसका भी अध्ययन जरूरी है। संपादकीय स्वतंत्रता अखबारों का आंतरिक मामला है, लेकिन खबर के अंदर ही कुछ ना हो या कुछ इस तरह से हो जिससे बड़ी बातें हल्की हो जाएं, तब यह केवल आंतरिक मामला नहीं है। दैनिक भास्कर का पहला पन्ना है। आप देख सकते हैं कि यहां नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई की खबरें किस प्रकार और किस आकार में किस स्थान पर छपी हैं। पहले पन्ने पर 10 खबरें छपी हैं। इन 10 खबरों में से सबसे छोटी खबर है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के निकाले जाने की। क्या यह खबर इतनी मामूली है? अब आप इंडियन एक्सप्रेस का पहला पन्ना देखिए, जिसकी हेडलाइन चीख रही है कि खाड़ी के देशों की नाराजगी के कारण बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की। दैनिक भास्कर की तुलना में दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रथम स्थान पर और बड़े आकार में छापा है, लेकिन हेडलाइन ऐसी है जैसे किसी सत्संग में बाबा जी का दिया प्रवचन हो। क्या इस बात के लिए यह खबर इतनी बड़ी हेडलाइन के साथ पहले स्थान पर लगनी चाहिए थी? इसी बात को लेकर अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने कैसे सवाल किया है, अब वो देखिए। टेलीग्राफ लिखता है, ओह, क्या पता था कि बीजेपी में सभी धर्मों का सम्मान होता है? क्या आपको पता था कि बीजेपी उस विचारधारा के खिलाफ है जो किसी धर्म या संप्रदाय का अपमान करती है? इतने बड़े स्टेट सीक्रेट को किसने लीक कर दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने क्वेश्चन मार्क ना ना, अमित शाह ने क्वेश्चन मार्क ना ना, अरुण सिंह ने हाँ हाँ। अरुण सिंह का चेहरा नहीं छापा गया है। अब इसके नीचे एक और बड़ी खबर लिखी है कि पश्चिम एशिया के आग बबूला होते ही बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को फ्रिंज कह दिया। एक बार फिर से हिंदी के 2 बड़े अखबारों को स्क्रीन पर एक साथ देखिए। क्या यह खबर कहीं से भी बहुत ध्यान देने लायक लगती है? अब आप अंग्रेजी के दोनों अखबारों को देखिए। यहां भी संपादकीय साहस में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों की हेडलाइन हिंदी की तुलना में सभी बड़ी सूचनाओं को प्रमुखता दे रही है। अब आप मंगलवार के हिंदी अखबार देखिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बयान को कैसे बड़ा सा छापा जाएगा। खबरों को मैनेज कर लेने से खबरें मर नहीं जाती हैं, लेकिन यह सही है कि हिंदी अखबारों ने करोड़ों हिंदी पाठकों तक इस खबर को पहुंचाते पहुंचाते इसे मट्ठा बनाकर पतला कर दिया। उन बातों को प्रमुखता से नहीं बताया कि गोदी मीडिया के कारण भारत को शर्मिंदा होना पड़ा और उसका असर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के आंतरिक फैसलों पर पड़ गया। 2 दिन पहले भारत ने अमेरिका को झिड़का था कि आंतरिक मामलों में दखल ना दें। यूरोप को नसीहत दी थी कि अपनी मानसिकता से बाहर आइए। एक ऐसे वक्त में जब लग रहा था कि भारत अमेरिका और यूरोप को खरी खरी सुना रहा है, अरब देशों के दबाव में भारत कैसे आ गया कि कतर और कुवैत के भारतीय राजदूतों ने कैसे लिख दिया जो बयान दिए गए हैं वो फ्रिंज के हैं। एक दिन में कई चैनलों पर कई बार आपने बीजेपी के इन प्रवक्ताओं को देखा होगा जो हर बहस में बीजेपी और सरकार का चेहरा बनकर बैठे रहते हैं। परंपरा है कि चैनल वाले पार्टी से मांगते हैं कि प्रवक्ता दीजिए, पार्टी आपस में तय कर बताती है कि किस चैनल में कौन प्रवक्ता जाएगा। कई बार अपवाद होता है, मगर आमतौर पर यही फॉलो किया जाता है। अब इनमें से किसी को फ्रिंज नहीं कहा जा सकता है। यह भी आम बात है कि कई बार पार्टी किसी प्रवक्ता के बयान से किनारा कर लेती है, लेकिन कभी नहीं कहती कि वह प्रवक्ता फ्रिंज है। ये प्रवक्ता हर दिन टीवी पर करोड़ों दर्शकों के सामने मोदी सरकार और बीजेपी का चेहरा बनते हैं। इन्हें बीजेपी भेजती है तो भारत सरकार के राजदूत कैसे इन्हें फ्रिंज कह सकते हैं? क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को प्रवक्ता बनाने के लिए फ्रिंज से सामान उठाकर लाना पड़ता है? नुपुर शर्मा ने यह तस्वीर खुद ट्वीट किया है।
मई 2019 के प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भीड़ जुटाने के लिए फ्रिंज का सहारा लेना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के प्रदेश की और देश की जनता का आशीर्वाद लेकर के काम कर रही है, और जो भी त्रुटि करेगा, गलती करेगा, वो पार्टी निर्णय उस पर करती है। दो भारतीय राजदूतों ने अपने बयान में एक सावधानी बरती है। ट्वीट करने वाले को फ्रिंज बताया है। जिनके ट्वीट पर हंगामा हुआ और कार्रवाई हुई वे भी कहीं से फ्रिंज नहीं है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख थे। नुपुर शर्मा का नाम नहीं लिया, ना पार्टी पदाधिकारी कहा, मगर राजदूतों ने इंडिविजुअल्स कहा है, यानी एक से अधिक व्यक्ति की तरफ इशारा किया है। कतर के बयान में पार्टी पदाधिकारी ही कहा गया है। माना जा सकता है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को फ्रिंज कहा गया है। अगर नहीं तो राजदूत फिर से बयान जारी कर सकते हैं कि नुपुर शर्मा फ्रिंज नहीं है। तब तक कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन राजदूतों को ही फ्रिंज बताकर इनका तबादला फिजी और फिलिस्तीन कर दिया जाए। यहां पर रविशंकर प्रसाद को याद करना समीचीन है। 3 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध रुकवा दिया, तब जाकर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकाला गया। जबकि विदेश मंत्रालय पहले ही बोल चुका है कि ये सब बेसिर पैर की बातें हैं और सर के ऊपर से गुजर जाने वाली। तब भी रविशंकर प्रसाद ऐसा बयान देते हैं। जब दुनिया में भारत का इतना नाम ही हो रहा है तो ये सब बताने के लिए झूठ का सहारा लेने की क्यों जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से बात की, राष्ट्रपति रूस के, और जेलेंस्की से बात की, राष्ट्रपति यूक्रेन के। उन्होंने कहा हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, आप दोनों लड़ाई बंद करिए, हमें अपने बच्चों को निकालना है। हम अपने बच्चों को नई चोट देखना चाहते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी जो दोनों बात नहीं करते, बात करके 3 घंटे के लिए लड़ाई रोकी और हिंदुस्तान के बच्चे वहां से निकाले गए। ये हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान है, ये आपको कहना है। I think that's a kind of conversation, but extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर प्रमुख रूप से अमेरिका ही बोलता रहा है, लेकिन खाड़ी देश प्राय चुप रहे। कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान ने कभी इतना मुखर होकर कुछ नहीं कहा। भारत के 4 बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, ट्रेडिंग पार्टनर। अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का नंबर आता है। खाड़ी के देशों ने हमेशा भारत के साथ धंधे को ऊपर रखा है, धर्म को पीछे। 2019 तक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन सहित 6 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से नवाजा है, जिन्हें मुस्लिम देश कहा जाता है। इनमें से कतर और सऊदी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी दुश्मनी चलती है। तब भी सबने मिलकर इन प्रवक्ताओं के बयान की निंदा की है और भारत से माफी मांगने की बात कही है। यह ट्वीट दूरदर्शन न्यूज का है तो 5 जून का, लेकिन 2016 का। रविवार को भी 5 जून ही था जब कतर भारत को लेकर आपाक हो रहा था। इस ट्वीट के अनुसार 5 जून 2016 को प्रधानमंत्री दोहा में थे। वहां उन्होंने कतर को दूसरा घर कहा। क्या आपको पता था कि कतर प्रधानमंत्री का दूसरा घर है? और यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, उन देशों में भारत को लेकर नाराजगी हो गई। दुकानों से भारतीय उत्पादों को हटाया जाने लगा। कतर, कुवैत, ईरान जैसे देश भारत के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी का नोटिस थमाने लगे और माफी मांगने की बात करने लगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत के सत्ताधारी दल के प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बातें कही हैं, कतर उसे खारिज करता है और इसकी निंदा भी करता है। आज विदेश मंत्रालय ने कतर में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को बुलाकर आधिकारिक नोट सौंपा और अपनी निराशा जाहिर की। कतर ने भारत के सत्ताधारी दल के इस फैसले का स्वागत भी किया है कि उसने प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है। कतर उम्मीद करता है कि भारत सरकार की तरफ से निंदा होगी और सार्वजनिक माफी मांगी जाएगी।
इस तरह के इस्लामोफोबिया वाले बयानों को नहीं रोकने से हिंसा और नफरत का चक्र पैदा होता रहता है। भारत माफी मांगे, ऐसी गलती भारत ने नहीं की है। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा। आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है। एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। हमें इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान की मूल्यों को सदैव आदर करता है। नहीं करते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो भुगते खामियाजा, वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए, गलती भारत की नहीं है। सऊदी अरब ने बयान जारी कर निंदा की है। वैसे तो इन देशों में भी मानवाधिकारों के कुछ कम उल्लंघन नहीं है, मगर बीजेपी और सरकार ने उन बातों को नहीं छेड़ा। बीजेपी के पास आईटी सेल की सशक्त सेना है, लेकिन बीजेपी ने खुद पर ही कार्रवाई कर ली और सरकार ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फ्रिंज बता दिया। क्या इसलिए कि भारत के लिए बचाव करना मुश्किल हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी हर साल पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं। उनके बारे में उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप टीवी पर बोल रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, और 10 दिनों तक पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकी। यही संदेश जा रहा था कि पार्टी ऐसे बयानों और प्रवक्ताओं के साथ खड़ी है। इतनी बड़ी पार्टी की हालत देखिए। रविवार को अरुण सिंह ने एक पत्र जारी किया। उसमें लिखा ही नहीं कि क्यों जारी किया जा रहा है। ललित निबंध सा लिखा आया कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। क्या भाजपा जो रूटीन काम करती है उसका भी बयान जारी करेगी, जैसे भाजपा सभी चुनाव लड़ती है? पत्रकारों ने अपनी तरफ से भाजपा के लिए मेहनत की और लिख दिया कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयानों से बीजेपी ने किनारा कर लिया, जबकि दोनों का नाम पहले पत्र में नहीं था। बाद में जरूर 2 और पत्र आए जिसमें नुपुर और नवीन को निलंबित और निष्कासित करने की बात थी। अरुण सिंह का इंसाफ देखिए। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की बातों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा केवल 6 साल के लिए निलंबित होती हैं और नवीन जिंदल पार्टी से ही निकाल दिए जाते हैं। इस बहस में अभिव्यक्ति की आजादी का प्रश्न भी आ सकता था, लेकिन भारत सरकार और बीजेपी ने इस्लामिक देशों के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का मामला नहीं छेड़ा। सीधे प्रवक्ताओं को निलंबित किया, निष्कासित कर दिया। यानी भारत सरकार और बीजेपी से अभिव्यक्ति की आजादी के मामले के रूप में नहीं देखती है। यह कितना दुखद है कि भारत में भी लोग ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की बात कर रहे थे, मगर सरकार और बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मगर वही बात अरब देशों ने की तो 3 घंटे की नाराजगी के भीतर उन प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई। काश भारत सरकार अपने लोगों की आलोचनाओं पर ज्यादा भरोसा कर लेती। ओमान, कतर और कुवैत ने अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज पर बैन लगा दिया है। भारत इसके लिए भी इन देशों को ललकार सकता था, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकता था। क्या ऐसा हुआ है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आइए अब इस प्रश्न से जूझते हैं कि 23 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी न्यूज चैनलों को एक चेतावनी जारी की। तब क्यों नहीं इस चेतावनी के अनुसार टाइम्स नाउ और एंकर नविका कुमार पर कार्रवाई की गई? मुझसे प्रतिशत में गलती हो जाती है, मुझसे तो नोटिस आते हैं। मुझसे नाम और जगह में बोलते हुए गलती हो जाए तो नोटिस की आशंका घेर लेती है, रात भर नींद नहीं आती। भारत को दुनिया के मानचित्र पर शर्मसार कर गोदी मीडिया को नींद कैसे आती है? इनके विज्ञापन दाताओं को नींद कैसे आती है? सवाल है सूचना प्रसारण मंत्रालय 23 अप्रैल की अपनी ही चेतावनी का इस्तेमाल कब करेगा? यूक्रेन युद्ध में गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग से दुनिया भर में भारत का मजाक उड़ रहा था। खुद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने नोटिस में इस बात का जिक्र किया है कि एक चैनल ने लिखा था कि यूक्रेन में एटमी हड़कंप, रूस यूक्रेन पर अगले कुछ दिनों में परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। एक ने आधारहीन बातें लिख दी कि परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की, परमाणु एक्शन की चिंता में जेलेंस्की को डिप्रेशन। एक चैनल ने लिखा न्यूक्लियर निशाना, हैरत अंगेज खुलासा वर्ल्ड वॉर का, एटम बम गिरेगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। इस एडवाइजरी में चैनलों का नाम तक नहीं लिया गया।
जबकि नाम लेकर बताना चाहिए था कि कौन से चैनल हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंसा के मामले में भड़काऊ सुर्खियों और हिंसा के वीडियो वाले समाचार प्रसारित किए हैं, जो सरकार के अनुसार समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते हैं तथा शांति एवं कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा, सांप्रदायिक टिप्पणियों और अपमानजनक संदर्भों के प्रसारण के खिलाफ चेतावनी दी, जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्य को भी भड़का सकते हैं, बड़े पैमाने पर शांति भंग कर सकते हैं। ये सब उस एडवाइजरी में लिखा था जो 23 अप्रैल को सूचना व प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। 23 अप्रैल की इस चेतावनी को देखकर लगता है चैनलों पर कोई असर नहीं पड़ा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास काफी मौका था, समय था कि वह इस चेतावनी के आधार पर टाइम्स नाउ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। 23 अप्रैल को चेतावनी जारी हुई थी। अब डेट याद रखिए, 26 मई के दिन, 1 महीने से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद टाइम्स नाउ के न्यूज आवर में ज्ञानव्यापी फाइल्स के टाइटल से शो चलता है। इसी में नुपुर शर्मा प्रवक्ता बनकर आती हैं, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दे डाले। एंकर के बारे में आरोप लग रहा है कि उन्होंने प्रवक्ता को नहीं टोका, ना ही शो के तुरंत बाद चैनल ने कोई माफी मांगी। टाइम्स नाउ ने अगले दिन 27 मई की शाम 4 बजे एक ट्वीट किया और कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है उनका अपना मत है। टाइम्स नाउ अपने शो के वक्ताओं की बातों का समर्थन नहीं करता है। अब 1 जून की यह तस्वीर देखिए। खुद न्यूज आवर की एंकर नविका कुमार ने 4 तस्वीरें ट्वीट की हैं। इस तस्वीर में उनके साथ सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हैं। अन्य एंकरों के साथ नविका कुमार भी खड़ी हैं। मौका है अक्षय कुमार की फिल्म के प्रीमियर शो का। जब सूचना प्रसारण मंत्री नविका कुमार और अन्य के साथ फिल्म के प्रीमियर पर हैं, तब 23 अप्रैल की चेतावनी के आधार पर मंत्रालय का कौन सा अधिकारी 26 मई के शो के लिए नविका कुमार के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? रवीश कुमार अगर होता तो 2 सेकंड में कार्रवाई हो जाती। अगर नविका कुमार या टाइम्स नाउ के खिलाफ एक्शन हुआ होता किसी भी प्रकार का, तो प्रधानमंत्री मोदी और भारत को दुनिया के मंच पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बीजेपी को अपने ही प्रवक्ता नहीं निकालने पड़ते। पिछले साल 28 सितंबर को नविका कुमार ने अपने लाइव शो के दौरान राहुल गांधी को अंग्रेजी में गाली दे दी। कांग्रेसी सरकारों ने मुकदमे की चेतावनी दी, तब जाकर उन्होंने माफी मांगी, सफाई दी। जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को निकाल सकती है, निलंबित कर सकती है, तब सरकार चैनल के खिलाफ और चैनल एंकर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले सकती? 9 मई को भारत के 4 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। स्वर्गीय दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशान मट्टू, अमित दवे को। इनमें से दानिश सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं है। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को, इन चारों को पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। यह पत्रकारिता का दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। प्रधानमंत्री ने इन पत्रकारों को बधाई तक नहीं दी। जिनसे भारत का नाम होता है उन्हें प्रधानमंत्री बधाई तक नहीं देते। जिनसे भारत का अपमान होता है उनके साथ उनके मंत्री फिल्म के प्रीमियर पर नजर आते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? अब जरा बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की बात कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हमला हुआ, इसमें शामिल 8 लोग गिरफ्तार हुए। अब ये लोग जमानत पर बाहर आए। तब 14 अप्रैल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्वीट किया कि हिंदू विरोधी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त जेल गए भाजपा युवा मोर्चा के 8 कार्यकर्ताओं को 14 दिनों बाद कोर्ट द्वारा जमानत मिली। ये उनके ही शब्द हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। वे आगे लिखते हैं, आज प्रदेश कार्यालय में अपने इन युवा क्रांतिकारियों का स्वागत किया। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ सदैव लड़ता रहेगा। ये हैं वो नौजवान जो तोड़फोड़ के आरोप में जेल गए थे और बीजेपी में क्रांतिकारी बताए जा रहे हैं। तोड़फोड़ करने वालों का स्वागत क्रांतिकारी बताकर हो रहा है और प्रवक्ता को निकालने का काम प्रेस रिलीज से हो रहा है। जिन्हें फ्रिंज कहना चाहिए था उन्हें क्रांतिकारी कहा जा रहा है। इन्हीं आदेश गुप्ता ने दिल्ली भाजपा के नेता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद नवीन कुमार जिंदल ने जय श्री राम ट्वीट किया है।
क्या वे बीजेपी को जय श्री राम के नारे से चुनौती दे रहे हैं या अरब देशों को दे रहे हैं? नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी में मीडिया सेल के प्रमुख थे और इसके पहले पत्रकार भी थे। न्यूज चैनलों पर लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने की बात होती है। पिछले 8 साल में हर दिन एक नया रिकॉर्ड टूटता है। अभद्रता अपना विस्तार करती जा रही है। चैनलों के जहरीले डिबेट को हर दिन नजरअंदाज किया जा रहा है। यह टाइटल देखिए हाल फिलहाल के, विरासत से किसका विश्वासघात, घाटी में गद्दार इसलिए हिंदू नरसंहार, बंद बहाना हिंदुत्व है निशाना, शुक्रवार को स्कूलों की छुट्टी क्यों, क्योंकि आपको नमाज पढ़नी, भयानक गर्म हो गई बहस। इस तरह के टाइटल लगाकर 8 साल से तमाम चैनलों पर दिन रात बहसें हो रही हैं। इन बहसों में 2 पक्ष बनाए जाते हैं। दूसरे पक्ष को पूरा करने के लिए कई प्रकार के मौलाना और इस्लामिक विद्वान लाए जाते हैं। ये लोग भी कम अभद्र तरीके से बात नहीं करते। मौलानाओं की मौजूदगी और इनकी बातों ने भी ऐसी तकरारों को हवा दी है। ये लोग हैं जो आग में घी बनने के लिए चैनलों पर जाते हैं। ऐसे तत्वों से भी सावधान रहने की जरूरत है। 2020 में जब कोरोना आया तब न्यूज चैनलों ने एक खतरनाक खेल खेला। याद दिलाता हूं, कोरोना को तबलीग जमात से जोड़ दिया गया। फर्जी आधार पर कवरेज का तूफान खड़ा किया गया कई हफ्ते तक, और फल सब्जी बेचने वाले गरीब मुसलमानों पर हमले होने लगे, उनका बहिष्कार होने लगा। 25 अगस्त 2020 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं ताकि याद रहे कि इस दिन की चेतावनी हमने हर दिन दी है, आज भी दे रहा हूं, पहले तो दे ही चुका हूं। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना वाले मौलाना पर वार, नोटिस 4 बार, जमात से गिरे, रोहिंग्या पर गिरे, देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बम, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे, क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? कोरोना की आग में जमात का घी, कोरोना से जंग में जमात को रोड़ा, मरकज की जिद बनी महामारी, लॉकडाउन का दुश्मन है जमाती, लुटेरा साथ देश करेगा बर्बाद, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म। न्यूज चैनलों के सांप्रदायिक एंकर जहर उगलने लगे थे। उनके कार्यक्रमों में इस तरह की सुर्खियां टीवी के स्क्रीन धमाके की आवाज के साथ फ्लैश करने लगी थीं। गोदी मीडिया पर ये लाइनें आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। आखिर निजामुद्दीन का विलन कौन? आपको लगा होगा वहां कोई विलन है जो कोरोना फैलाने आया है। कोरोना जिहाद से देश बचाओ, इसे जिहाद का नाम दिया गया कि कोई कोरोना फैलाने के लिए जिहाद कर रहा है। कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन चैनलों ने इन पंक्तियों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग में जहर ठूंस दिया। तबलीग के पीछे पुलिस भागने लगी। जहां उनके होने की सूचना आती, उस सूचना को न्यूज चैनल ऐसे पेश करते थे, लिखते थे देवबंद में 500 कोरोना बम, तबलीग के लोगों को बम कहा जाने लगा। आज आप एक धर्म के बारे में जो भी सोचने लगे हैं उसके पीछे इन पंक्तियों का बड़ा योगदान है। निजामुद्दीन में कोरोना वालों की जमात लिखा जाने लगा। निजामुद्दीन और जमात के साथ जिहाद, बम, विलन जोड़कर इन्हें आतंकवादी की तरफ पेश किया गया। इन चैनलों के सांप्रदायिक अफीम को पत्रकारिता और राष्ट्रभक्ति समझ लोग चेतना शून्य होने लगे। मीडिया के नाम पर ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने इस माहौल को विस्तार दिया। उस समय के कुछ हैशटैग याद दिलाना चाहता हूं। हैशटैग कोरोना जिहाद, हैशटैग बैन तबलीगी जमात, हैशटैग जिहादी कोरोना वायरस, हैशटैग जिहादी वायरस, हैशटैग मस्जिदों में सरकारी ताले लगाओ। ये सारे टाइटल असली हैं और गोदी मीडिया के कार्यक्रमों के हैं। इस तरह के अनगिनत उदाहरण आपको दे सकता हूं जब गोदी मीडिया के जरिए नफरत भरा जाता है। इसी नफरत को हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप, रिटायर्ड अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाया जाता है। उस समय इसके कारण नफरत की आग कोरोना के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से फैली थी। जगह जगह से तबलीग जमात के लोग गिरफ्तार होने लगे और महीनों तक के लिए जेल में डाल दिए गए। 21 अगस्त 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला आया। जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने जो कहा उसके बारे में फिर से याद दिलाना चाहता हूं। अगर वो याद रहता, एक्शन होता, तब 23 अप्रैल 2022 को सूचना प्रसारण मंत्रालय को यह चेतावनी जारी नहीं करनी पड़ती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे
उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। अदालत ने कहा कि भारत में संक्रमण के ताज़ा आंकड़े दिखाते हैं कि मौजूदा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया है। नवंबर 2020 में सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जामिया के छात्र यूपीएससी की परीक्षा में सफल होते ही रहते हैं। जैसे इस साल वहां की ट्रेनिंग सेंटर की श्रुति शर्मा पूरे भारत में टॉप कर गई। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन के लिए छात्रों के बीच होड़ रहती है। हर धर्म जाति के लोग यहां एडमिशन पाते हैं, लेकिन तब जामिया के सफल छात्रों को यह चैनल जिहाद के रूप में दिखाना चाहता था कि सिविल सर्विस परीक्षा में मुसलमान घुसना चाहते हैं। इस तरह का जहर फैलाया जा रहा था। तब भी सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह कार्यक्रम भड़काऊ है, अच्छे मकसद से नहीं बनाया गया है, इससे सांप्रदायिक भावना भड़क सकती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह भी कहा कि चैनल ने प्रोग्राम कोड के नियमों की भी परवाह नहीं की है। सुदर्शन टीवी की तरफ से संविधान के बड़े वकील श्याम दीवान पैरवी कर रहे थे। उन्होंने एक सुनवाई के दौरान जब जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा, तब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपका मुवक्किल राष्ट्र के प्रति असंतोष पैदा कर रहा है और यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि भारत विविध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके मुवक्किल को सावधानी के साथ अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने इसी मामले में बहस के दौरान एक जरूरी सवाल उठा दिया कि चैनलों को विज्ञापन कहां से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें दृश्य मीडिया के स्वामित्व को देखने की जरूरत है। कौन मालिक है? कंपनी का संपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न जनता के लिए साइट पर होना चाहिए। उस कंपनी के राजस्व मॉडल को यह जांचने के लिए भी रखा जाना चाहिए कि क्या सरकार एक में अधिक विज्ञापन डाल रही है और दूसरे में कम। यह बहुत जरूरी हिस्सा था, लेकिन जस्टिस जोसेफ के इस सवाल को मीडिया ने ही किनारे कर दिया, क्योंकि अब फर्क करना मुश्किल है कि कौन सा चैनल नफरत फैलाता है, कौन सा नहीं। कोई खुलकर अभद्र भाषा में यह काम करता है, कोई यही काम शालीन तरीके से डिबेट के नाम पर करता है। हम प्राइम टाइम के एक और शो का पुराना हिस्सा दिखाना चाहते हैं। 15 सितंबर की ही खबर है कि अमेरिकी बिजनेस वुमन और मॉडल किम कार्डेशियन ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एक दिन के लिए बंद कर दिया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा है कि मैं खड़े खड़े नहीं देख सकती कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत खबरें किस तरह हमारे देश में फूट डाल रही हैं। इनका हमारे चुनावों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और यह हमारे लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। इस अभियान का नाम है स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, यानी मुनाफे के लिए नफरत मत फैलाओ। इस अभियान के तहत फेसबुक से कहा गया है कि हेट स्पीच और फेक न्यूज को लेकर और गंभीर हो। अमेरिका में जुलाई 2020 से सिविल राइट्स ग्रुप्स ने यह अभियान शुरू किया, जिसके बाद अमेरिका में 1200 से भी ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों ने फेसबुक पर ऐड देना, विज्ञापन देना बंद कर दिया। इससे फेसबुक पर वैसे खास असर नहीं पड़ा, ना नुकसान हुआ। चैनल नफरत फैला रहे हैं, सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं, इसके बारे में सरकार को भी पता है, विज्ञापन देने वाली एजेंसियों को भी पता है। सरकार खुद सबसे बड़ी विज्ञापन दाता है, लेकिन दिन रात गोदी मीडिया नफरत फैलाने का एजेंडा चलाता है। इसका राजनीतिक लाभ किसे मिलता है आप जानते हैं। अब तो नफरत फैलाने वाले चैनलों और पत्रकारों को पत्रकारिता का पुरस्कार भी मिलने लगा है। ऐसे कार्यक्रम में लोग भी जाते हैं, तालियां भी बजती हैं और पुरस्कार मिलने पर रिश्तेदार और दोस्त फेसबुक पर बधाई भी देते हैं। उन्हें किसी बात पर शर्म नहीं आती। जबकि मैंने एक ऐसे ही कार्यक्रम में 2018 में गोदी मीडिया पर सवाल उठा दिया तो उसे लेकर मेरा ही मजाक उड़ाया जाता है। आज उसी गोदी मीडिया के कारण भारत का मजाक उड़ रहा है। मुझे नजर मिलाकर बात करने की आदत है, मगर उस तरफ अंधेरा है। इनाम तो सबको मिला है,
क्योंकि जज साहिबान के सामने वही भेजा गया जो सबसे अच्छा था, वो नहीं भेजा गया जो सबसे अच्छा नहीं था। बहुत इनाम मिले हैं, मगर जब भी अभी भी किसी पुरस्कार को छूता हूं तो हाथ कांप जाता है। एक बार अंतरात्मा पूछती है कि सचमुच इसके हकदार हो। यही सवाल आप सब अपने अपने चैनलों से पूछिएगा, जिनके पर्दे पे 4 दिनों से उन्माद की भाषा बोली जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। तालियां बजाना बहुत आसान है और तालियां पाना बहुत आसान है। लोग हम सब भावनाओं में बह जाते हैं, मगर इस पेशे का उसूल यही है कि ना तो खुद भावनाओं में बहें और ना ही किसी को उकसाएं। आप सब जब यहां से जाएंगे तो अपने अपने ट्वीट को पढ़िएगा। मैं मज़ा खराब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा खराब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा जब यहां से हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। ये भाषण मैं नहीं दे रहा हूं। आपके आने से पहले भी यहां यही बात मैं कह के गया कि आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। बिजनेस की चुनौतियां हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी, जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं। अफसोस कि इन बातों को साफ साफ बोल देने के बाद भी मीडिया में कुछ नहीं बदला। वो दिन जल्दी आएगा जब आप मेरी इन बातों को लेकर मेरा ही पीछा करेंगे और यह नहीं देख पाएंगे कि मीडिया के शहर में अंधेरे का लाभ उठाकर कौन कौन अपना चोला बदल रहा है, कौन कौन बदल चुका है, कौन कौन बदलने की तैयारी में है। अनैतिकता से भरे इस समाज में नैतिकता के लिए पांव धरने की जगह नहीं बची है। आप ही बता दीजिए कि कोई कहां पांव रखे। जिसके भीतर भी पत्रकार जिंदा है, वह दिन रात इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। वह पांव कहां रखे, कब तक रख सकता है। जो गोदी मीडिया है या हाफ गोदी मीडिया है, वह जीवन के सबसे अच्छे दौर में है। देश का नाक कटाकर अपनी जेबें भर रहा है। गोदी मीडिया के कारण आप कहीं भी सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। अमेरिका और लंदन तो छोड़िए, आप अपने गांव में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। मेरी इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए और ब्रेक ले लीजिए। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने 8 संदिग्धों की तस्वीर जारी की है। इनमें से कुछ शूटर भी हैं। ये संदिग्ध महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से हैं। इस मामले में अब तक कुल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हमलावर अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने केकड़ा नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जिसका हमलावरों को गाड़ियां मुहैया करवाने में हाथ बताया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने एक सीसीटीवी तस्वीर के आधार पर 2 और संदिग्धों की पहचान की है। इनमें से एक 29 मई को उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेता दिख रहा है जब मूसेवाला अपने घर से बाहर निकल रहे थे। पुलिस को शक है कि उसी ने हमलावरों को बताया कि मूसेवाला बिना सुरक्षा और बिना बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी के घर से निकल चुके हैं। इसके कुछ देर बाद ही हमलावरों ने पीछा कर उनकी हत्या कर दी। पंजाब पुलिस इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई को भी मास्टरमाइंड मान रही है और उसकी तलाश जारी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने लगे। महाराष्ट्र में पिछले 6 दिनों में कोरोना के मामलों में 38% का उछाल आया है। सबसे ज्यादा केस मुंबई में सामने आए हैं। पिछले 6 दिनों में ही मुंबई में कोविड के मामलों में 90% की तेजी आई है। मई में कुल जितने केस सामने आए थे उसके आधे जून के पहले 6 महीनों में ही सामने आ चुके हैं।
जून के पहले 6 दिनों में मुंबई में 3,318 केस सामने आए। मुंबई में जून के पहले 6 दिनों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद 50% बढ़ गई है। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। पार्टियां अपने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करने में लगी हुई है। राजस्थान में कांग्रेस अपने विधायकों को उदयपुर पहुंचा चुकी है, तो बीजेपी के विधायकों को जयपुर के बाहर एक रिजॉर्ट में भेजा गया है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस 2 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार प्रमोद तिवारी की जीत के लिए उसे 15 वोट और चाहिए। बीजेपी की ओर से उसके उम्मीदवार घनश्याम तिवारी की जीत तय है। चौथी सीट पर उद्योगपति और निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की नजर है और उन्हें जीतने के लिए 11 वोट और चाहिए। बीजेपी उनका साथ दे रही है। अब उनकी नजर कांग्रेस के कुछ वोटों पर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव सपा के उम्मीदवार होंगे। यहां उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ से होगा। रामपुर सीट से सपा ने आसिम राजा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन आजम खान ने आखिरी समय में उन्हें न लड़ाने का फैसला किया। इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व एमएलसी घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही उपचुनावों के लिए 23 जून को वोट डाले जाएंगे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।